बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम चैप्टर 19 स्टार्ट करने लगे हैं, डॉन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स। तो इस चैप्टर के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन लेते हैं कि मॉडर्न फिजिक्स लिखा हुआ है, ये क्या डिनोट कर रहा है, और ये मॉडर्न फिजिक्स क्यों डेवलप की गई। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन लेते हैं, उसके बाद फिर उसकी डिटेल में जाएंगे। तो 20th सेंचुरी के अर्ली पार्ट में, यानी कि जब 1900s चल रहे थे, उसके जो शुरू के साल थे, उनमें कुछ एक्सपेरिमेंट्स ऐसे परफॉर्म हुए जिनको जब हमने जो फिज़िक्स के जितने लॉज अभी तक हमने पढ़े उनके ज़रिए हमने उनको एक्सप्लेन करने की कोशिश की, यानी कि उन एक्सपेरिमेंट्स के रिजल्ट्स को जब एक्सप्लेन करने की कोशिश की, तो वो रिजल्ट्स जो हैं वो सेटिस्फाई नहीं हो रहे थे उन लॉज के थ्रू। अब उनमें कुछ एग्जांपल जैसे आपकी किताब में लिखी हुई है, ब्लैक बॉडी रेडिएशंस थी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट था, फिर स्पेक्ट्रल लाइंस थी कुछ जो डिस्चार्ज ट्यूब में से निकलती थी, खास किस्म की स्पेक्ट्रल लाइंस थी। उसके अलावा स्पीड ऑफ लाइट जो है वो चेंज नहीं होती थी, कांस्टेंट रहती थी। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हुई 20th सेंचुरी के अर्ली पार्ट में, जो हमारी जो थेरीज बन चुकी हैं, जो लॉज बन चुके हैं, वो उनको सेटिस्फाई नहीं कर रहे थे, उन रिजल्ट्स को, उन रियलिटीज़ को। तो तब हमें ज़रूरत पड़ी कि हम कुछ नए लॉज जो हैं या नई थेरीज जो हैं वो बनाएं। तो वो जो नई थेरीज या नए लॉज या नए फ्रेमवर्क्स जो डेवलप किए गए, उनको हम कहते हैं कि वो मॉडर्न फिजिक्स हैं। ठीक है। तो मॉडर्न फिजिक्स जो है, आप कह लें कि दो मेन कैटेगरीज या मेन फीचर्स हैं मॉडर्न फिजिक्स के, या दो एरियाज हैं जो हम मॉडर्न फिजिक्स की, आप कह लेंगे, जिनके थ्रू हम मॉडर्न जिनके ऊपर मॉडर्न फिजिक्स अप्लाई करते हैं। एक तो वो एरिया है, वो रीजन है जहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट जो है वो स्पीड ऑफ लाइट से मूव कर रहा होता है, या उसकी स्पीड जो है वो अप्रॉक्सीमेटली स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होती है, उसको अप्रोच कर रही होती है। ठीक है। तो जब भी हम देखेंगे कि स्पीड ऑफ लाइट इन्वॉल्व हो रही है, कोई ऑब्जेक्ट इतना तेज मूव कर रहा है कि उसकी स्पीड जो है स्पीड ऑफ लाइट को अप्रोच कर रही है, तो उस वक्त जो हम थ्योरी लगाएंगे वो मॉडर्न फिजिक्स की थ्योरी होगी। ठीक है। और उसको हम कहते हैं रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स। ठीक है। उस मॉडर्न फिजिक्स की जो कैटेगरी है उसको हम कहते हैं रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स, या स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, या जनरली आप थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहें। अब ये स्पेशल और जनरल के वर्ड यूज होते हैं, वो हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है। तो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहते हैं जहां हम स्पीड्स इन्वॉल्व हो जाएं। फिर दूसरा जो रीजन है वो है स्मॉल स्केल रीजन, यानी कि एटॉमिक लेवल हो गया, सब एटॉमिक लेवल हो गया। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, न्यूक्लियस आ जाते हैं, न्यूक्लियस के इनसाइड जो कुछ है वो आ जाता है। जब आप उस साइज के ऊपर जाते हैं, वहां पर जो थ्योरी अप्लाई होती है वो मॉडर्न फिजिक्स की है, और उस कैटेगरी को हम कहते हैं क्वांटम थ्योरी। ठीक है। और मजीद क्वांटम थ्योरी जो है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस निकलती हैं उनको भी एक्सप्लेन करती है। तो ये स्मॉल स्केल रीजन जो है, वहां पे हम मॉडर्न फिजिक्स के अंदर क्वांटम थ्योरी अप्लाई करते हैं। ठीक है। तो बारी बारी हम इन दोनों को डिटेल में देखेंगे। यानी कि बहुत ज़्यादा डिटेल तो नहीं होगी क्योंकि अभी आपका छोटा लेवल है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हम पढ़ेंगे, एक्सपेरिमेंट्स कुछ पढ़ेंगे, फिर देखेंगे कि किस तरह से जो नई थेरीज हैं वो एक्सप्लेन करती हैं उन रिजल्ट्स को, उन एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स को, या किस तरह से हमने उन एक्सपेरिमेंट रिजल्ट्स को देखते हुए, एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स को देखते हुए किस तरह से नई चीज़ें या नई थेरीज, नए फार्मूलाज निकाले हैं। ठीक है। सबसे पहला जो पार्ट है हमारा इस चैप्टर का, वो रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स या थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से रिलेटेड होगा। ठीक है। तो हम बारी बारी इनको डिस्कस करते हैं और इनकी डिटेल्स देखते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ने लगे हैं थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को स्टडी करने से पहले कुछ बेसिक्स हैं जो हमने पढ़नी है, जिनमें सबसे पहले है रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन आप पहले भी पढ़ते आए हैं कि एक ऑब्जेक्ट की दूसरे ऑब्जेक्ट के लिहाज से जो मोशन है वो रिलेटिव मोशन कहलाती है। तो अब इस रिलेटिव मोशन का थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पे बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है इसकी। ठीक है।
तो सबसे पहले हम रिलेटिव मोशन देखेंगे और वहाँ से देखेंगे कि किस तरह से हमने आगे चलना है, ठीक है? अच्छा मैं अज़्यूम करती हूँ एक कार है, ठीक है? एक कार जो है ना वो पॉज़िटिव एक्स एक्सिस की तरफ मूव कर रही है यानी कि राइट साइड पर मूव कर रही है, ठीक है? अच्छा एक बंदा 2 ऑब्ज़र्वर आप समझ लें कि 2 ऑब्ज़र्वर खड़े हुए हैं। एक राइट साइड पर खड़ा है और एक लेफ्ट साइड पर खड़ा है, ठीक है? या आप इस तरह कह लें कि ऑपोज़िट खड़े हैं यानी कि मैं अगर सामने मुँह है मेरा, तो दूसरा बंदा जो है वो जैसे मिरर होता है ना, मिरर इमेज होता है, उस तरह खड़ा हुआ है यानी कि मेरे सामने खड़ा हुआ है। तो अगर कार मैं जहाँ पे खड़ी हुई हूँ मेरे लिहाज़ से राइट साइड पर मूव कर रही है, तो ज़ाहिर है जो मेरे ऑपोज़िट बंदा खड़ा है, मेरे सामने खड़ा हुआ है, उसका राइट साइड जो है वो मेरी लेफ्ट साइड बनती है, ठीक है? तो उसके हिसाब से कार जो है वो लेफ्ट साइड पर मूव कर रही होगी, ठीक है? मेरा राइट साइड उस दूसरे बंदे का लेफ्ट साइड होगा, ठीक है? तो उसको जो कार मेरे लिहाज से राइट साइड पर मूव कर रही है, उसके लिहाज से लेफ्ट साइड पर मूव कर रही होगी, ठीक है? तो हुआ क्या कि कार की तो एक ही डायरेक्शन है, लेकिन ऑब्जर्वर चेंज होने से वो डायरेक्शन जो है वो चेंज हो रही है। एक ऑब्जर्वर के लिहाज से कार राइट साइड पर मूव कर रही है, दूसरे ऑब्जर्वर के लिहाज से कार लेफ्ट साइड पर मूव कर रही है, ठीक है? तो क्या हुआ कि बेसिकली जो डायरेक्शन है वो प्योरली जो है वो इस बात पर डिपेंड कर रही होती है कि आप ऑब्जर्वेशन कहाँ से कर रहे हैं, ठीक है? इसी तरह एक और एग्जांपल लेते हैं। 2 कार्स हैं, वो एक साथ मूव कर रही हैं, ठीक है? एक साथ एक ही डायरेक्शन में मूव कर रही हैं और जब एक कार में से एक ऑब्जर्वर दूसरी कार को देखेगा तो वो कहेगा कि ये मेरी ही डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है? लेकिन जब वो बंदा जो दूसरी कार को ऑब्जर्व कर रहा है अपनी कार को देखेगा तो उसके लिए तो वो रेस्ट पर है, ठीक है? क्योंकि वो बिल्कुल साथ ही मूव कर रहा है ना, उसको दूसरी चीज़ तो नज़र आ गई मूव करती हुई, लेकिन चूँकि वो उस कार पहली कार के अंदर ही बैठा हुआ है और वो उसके साथ ही मूव कर रहा है, तो उसको वो वाली कार रेस्ट पे नज़र आएगी, दूसरी मूव करती हुई नज़र आएगी। तो ये जो है ये रिलेटिव मोशन है, ठीक है? और रिलेटिव मोशन की डायरेक्शन जो है या सिचुएशन ऑफ मोशन जो है वो ऑब्जर्वर चेंज करने से चेंज हो जाती है, ठीक है ना? तो ये इस तरह से हम कहते हैं कि ये रिलेटिव मोशंस हो रही हैं, राइट? यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है सो वी कैन नॉट से वेदर एन ऑब्जेक्ट इज एब्सोल्युटली एट रेस्ट और एब्सोल्युटली इन मोशन। यही जो मैंने आपको सेकंड एग्जांपल दी थी ना, ये उसी के बारे में लिखा हुआ है। All motions are relative to a person or instrument observing it, right? तो मोशंस अब आपको बेसिकली पता चल गया कि किस पर डिपेंड करेंगे, ऑब्जर्वर पर डिपेंड करेंगे, ठीक है? अब वो ऑब्जर्वर जो है अगर आप ऑब्जर्वेशन किसी इंस्ट्रूमेंट के थ्रू ले रहे हैं या किसी पर्सन के थ्रू ले रहे हैं तो उस पे डिपेंड कर रहा होगा। तो ये जो है ये रिलेटिव मोशन है और जो मोशंस हैं वो अब किस पे डिपेंड कर रही हैं? उस ऑब्जर्वर पर जिसके जिससे आप वो मेजरमेंट कर रहे हैं या ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं। अब एक और एग्जांपल है, मज़ीद उस एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करते हैं। सपोज़ एक कार है, वो रेस्ट पर है, ठीक है? उसके अंदर एक ऑब्जर्वर या बंदा बैठा हुआ है। दूसरी कार है, वो मूव कर रही है, उसके अंदर भी एक बंदा बैठा हुआ है। वो बंदा क्या करता है, एक बॉल चलती हुई कार में से एक बॉल ऊपर की तरफ फेंकता है और थोड़ा-सा जब वो आगे जाता है, ज़ाहिर है बॉल नीचे आती है, तो वो बॉल को कैच कर लेता है। तो जो कार में बंदा बैठा हुआ है, उसने क्या किया, वर्टिकली बॉल को फेंका और वर्टिकली ही उसको रिसीव कर लिया, ठीक है? लेकिन जो बंदा स्टेशनरी कार में बैठा है, उसके लिए तो जिस पॉइंट पर बॉल थ्रो की गई थी, वो थोड़ा-सा पीछे होगा और जिस पॉइंट पर क्योंकि कार चल रही है ना, तो वो थोड़ा-सा मूव करके आगे चली जाएगी। तो जिस पॉइंट पर बॉल कैच किया, वो थोड़ा-सा आगे होगा। तो जो एक पाथ बनेगा जो स्टेशनरी ऑब्जर्वर को नज़र आ रहा होगा, वो इस तरह का बनेगा, इस तरह से, ठीक है? जिस तरह आप समझ लें कि एग का फर्स्ट हाफ ले लें आप अपर हाफ पार्ट ले लें, ठीक है? तो उसको हम पैराबोला कहते हैं उस शेप को। तो जो स्टेशनरी ऑब्जर्वर है उसके लिहाज से जो बॉल का पाथ है वो पैराबोला होगा और जो मूविंग ऑब्जर्वर है उसके लिहाज से जो बॉल का पाथ है वो एक स्ट्रेट लाइन होगी, वर्टिकल लाइन होगी, ठीक है?
तो यहाँ से क्या हुआ, इस एक्सपेरिमेंट के अंदर हमें क्या पता चला कि अगर पोजीशंस चेंज हो जाए ऑब्जर्वर की, तो आपको मोशन में भी फ़र्क नज़र आता है, ठीक है? तो दूसरे अल्फाज में, फिज़िक्स के टर्म में हम ये कह सकते हैं कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज होने से, अब देखिए जो स्टेशनरी ऑब्जर्वर था या स्टेशनरी कार के अंदर जो बैठा हुआ था, हम कहते हैं कि उसका एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ठीक है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपने बहुत अच्छी तरह पढ़े हुए हैं फर्स्ट ईयर में। फिर इसी तरह जो मूविंग कार है, उसका एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ठीक है? उसकी मेजरमेंट्स उसके कोऑर्डिनेट्स के हिसाब से होंगी, स्टेशनरी वाले की उसके कोऑर्डिनेट्स के हिसाब से होंगी। तो जब आप एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस से दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, तो उस वक़्त जो है वो सेम एक्सपेरिमेंट आपको डिफरेंट रिजल्ट दे रहा होता है, ठीक है? जबकि अगर आप एक ही फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर मेजरमेंट करें, तो आपको जो ऑब्जर्वेशन है वो सेम मिलती है, ठीक है? ये पॉइंट मेरा ज़हन में रखना है आपने कि अगर फ्रेम ऑफ रेफरेंस डिफरेंट हैं, तो आपको सेम एक्सपेरिमेंट के डिफरेंट रिजल्ट्स मिलेंगे। जैसे अभी हमने बॉल वाला लिया, जबकि अगर फ्रेम ऑफ रेफरेंस सेम है, तो आपको उसी एक्सपेरिमेंट के सेम रिजल्ट मिलेंगे। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज बेसिकली रिस्पॉन्सिबल टू चेंज द रिजल्ट्स ऑफ द सेम एक्सपेरिमेंट, ठीक है? ये आखिरी लाइंस में यही बात लिखी हुई है, व्हेन एक्सपेरिमेंटर्स ऑब्जर्व व्हाट इज गोइंग ऑन इन देयर ओन फ्रेम ऑफ रेफरेंस, द सेम एक्सपेरिमेंट गिव्स आइडेंटिकल ऑब्जर्वेशंस। यानी कि एक ही फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जब करेंगे ना, तो आइडेंटिकल यानी कि एक जैसे रिजल्ट्स जो हैं वो आपको मिलेंगे। बट इफ दे लुक इनटू अदर फ्रेम्स, जब आप दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में देखेंगे, एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस से दूसरे में देखेंगे, दे ऑब्जर्व डिफरेंटली। तो ऑब्जर्वेशंस जो है वहाँ पे डिफरेंट हो जाएंगी, ठीक है? ये पॉइंट आपने जहन में रखना है। तो ये थी रिलेटिव मोशन, और यहाँ से हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकाला है कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज होने से एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स जो हैं वो चेंज हो जाते हैं, ठीक है? अब हमने इन्हीं फ्रेम ऑफ रेफरेंस को जो है वो एक्सप्लोर करना है, ठीक है? अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो हमने अब तक पढ़ा है, अब तक की फिजिक्स में, वो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम थे, ठीक है? और मैंने आपको बताया था कि इसके अलावा और भी कोऑर्डिनेट सिस्टम होते हैं, जिनमें से हमने सिर्फ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट जो है वो देखा था, ठीक है? और हमने कहा था कि कोऑर्डिनेट सिस्टम या फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है, ये कोई भी कोऑर्डिनेट सिस्टम हो सकता है जिसके लिहाज से हम मेजरमेंट करते हैं, ठीक है? तो अब यहाँ से कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम से थोड़ा सा अब हमने बाहर निकलना है और देखना है और किस किस तरह के कोऑर्डिनेट सिस्टम या फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस हो सकते हैं, ठीक है? इसको हम डिटेल में देखते हैं। अच्छा, हम यहाँ डिफरेंट एग्जांपल लिखी हुई हैं कि एक रूम में एक टेबल रखा हुआ है, ठीक है? तो अगर हम उस टेबल की पोजीशन लेना चाहें, तो वो ज़ाहिर है कमरे के लिहाज से ही लेंगे ना, कि ये कमरे के उस रूम के राइट साइड पर है या सेंटर में है या लेफ्ट साइड पर है, वट। तो वो जो रूम है बेसिकली, या रूम की जो वॉल्स हैं, वो आपका इस टेबल के लिए जो है, इस टेबल की मेजरमेंट के लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस बन जाएगा। इसी तरह एक एक्सपेरिमेंट है, वो आप किसी कॉलेज की लेबोरेटरी में करें, तो लेबोरेटरी इज द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अगर वही एक्सपेरिमेंट आप किसी चलती हुई ट्रेन में करें, तो देन द ट्रेन विल बी योर फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है? तो एक ही एक्सपेरिमेंट आपने दो जगह पे किया, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस अलग अलग हो गई। फिर इसी तरह अगर आप किसी स्पेसशिप की पोजीशन डिस्क्राइब करना चाहते हैं, किसी स्टार के लिहाज से कि ये स्पेसशिप स्टार से इतनी दूर है, तो वो जो स्टार जो है बेसिकली, उसका सिस्टम जो है वो आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस बन जाएगा, ठीक है? तो ये डिफरेंट एग्जांपल्स दी हुई हैं आपको समझाने के लिए कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस कैसे लेते हैं। अब हम आते हैं अपने काम की बात की तरफ। हमने जो अब तक फ्रेम ऑफ रेफरेंस पढ़े हैं, उनको हमने इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहा था, ठीक है? और उसकी वजह ये थी क्योंकि वहाँ पे न्यूटन्स लॉ या लॉ ऑफ इनर्शिया जो था वो वैलिड होता था। अब लॉ ऑफ इनर्शिया जो है, वहाँ से हमने एक और चीज़ डेवलप की थी। लॉ ऑफ इनर्शिया या जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, उसके अकॉर्डिंग जो यूनिफॉर्म मोशंस होती हैं या रेस्ट की पोजीशन होती हैं, वो चेंज नहीं होती जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करती, ठीक है ना? ये आगे लॉ ऑफ इनर्शिया की स्टेटमेंट भी लिखी है, बॉडी एट रेस्ट रिमेन्स एट रेस्ट अनलेस एन अनबैलेंस्ड फोर्स प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन इन इट। अब ये जो एक्सेलरेशन का वर्ड है, ये पहले आपको इसलिए एक्सप्लेन नहीं किया जाता
क्योंकि चीज़ें जो हैं वो थोड़ी-सी फिर कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं। अब इस पॉइंट पर जब चूँकि आपको एक्सेलरेशन का अच्छी तरह से पता है और ये भी पता है कि अब तक हमने जितने भी लॉ स्टडी किए हैं वो सारे यूनिफ़ॉर्म मोशन के लिए थे। तो अब ये ज़रूरी हो गया है कि चीज़ों को थोड़ा-सा और एक्सप्लेन किया जाए, ठीक है? एक बात याद रखें कि न्यूटन्स लॉ जो हमने पढ़े थे, उनमें सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो हमने यूनिफ़ॉर्म मोशन के अंदर ली थी। यानी कि जो यूनिफ़ॉर्म वेलोसिटी के साथ हो रही होती हैं। और जो यूनिफ़ॉर्म वेलोसिटी के साथ हो रही होती हैं, उनमें हमने देखा था एक्सेलरेशन जो है या तो वो कांस्टेंट आता है या तो वो ज़ीरो आता है, ठीक है? तो हम कहते हैं कि एक्सेलरेशन यूनिफ़ॉर्म एक्सेलरेशन है या फिर एक्सेलरेशन है ही नहीं। ऐसी मोशंस को हम नॉन एक्सेलरेटेड मोशंस कहते हैं, ठीक है? लेकिन अब हर जगह तो यूनिफ़ॉर्म वेलोसिटी नहीं होती, यूनिफ़ॉर्म एक्सेलरेशन नहीं होता, ठीक है ना? यानी कि कहीं पे किसी भी केस में वेलोसिटी वेरिएबल हो सकती है और वहाँ पे एक एक्सेलरेशन की वैल्यू हो सकती है, ठीक है? तो लिहाज़ा हमारा जो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस था, जो हमने यूनिफ़ॉर्म वेलोसिटीज़ या यूनिफ़ॉर्म एक्सेलरेशंस के लिए डेवलप किया था, वो हर जगह एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि एक्सेलरेशन की इन्वॉल्वमेंट आ सकती है आपके मोशंस के अंदर, ठीक है? यही रिजल्ट जो है कि यहाँ पे कहीं एक लाइन में लिखा होगा, ये देखें, ये ऊपर सारा एग्जांपल्स दी हुई हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस की, और आगे ये देखें रिजल्ट लिखा हुआ है, thus any frame of reference which is moving with uniform velocity relative to an inertial frame is also an inertial frame। ठीक है, यूनिफॉर्म वेलोसिटीज का तस्करा आ गया, ठीक है। अब आगे ये जो ऊपर एग्जांपल है उसी के लिहाज से बात की हुई है कि जब एक कार सडनली स्टॉप होती है, ठीक है, तो उसके अंदर जो भी ऑब्जेक्ट होते हैं, ज़ाहिर है उनको भी झटका लगता है, तो वो रेस्ट पर तो नहीं रहती। पहले वो रेस्ट पर ही थी, जब तक कार मूव कर रही थी। लेकिन जब वो एकदम से स्टॉप हुई ना, तो वो जो रेस्ट पर चीज़ें थी ना, उनके ऊपर एक फ़ोर्स अप्लाई होती है, ठीक है? तो वो जो फ़ोर्स है, वो उनकी रेस्ट की कंडीशन को जो है, क्या करती है? चेंज कर देती है। हम कहते हैं कि एकदम से उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो गया, ठीक है? अगर एक्सेलरेशन ना हो, तो वो रेस्ट पर ही रहेंगी। लेकिन चूँकि अब एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो गया है, तो ज़ाहिर है कि उनको झटका लगेगा, उनकी पोज़ीशन चेंज हो जाएगी, ठीक है? तो इस सिचुएशन में जब कार एकदम से स्टॉप हुई है, तो अब वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस नहीं रही, ठीक है? एक्सेलरेशन आ गया ना, तो वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस नहीं रही। तो जहाँ भी एक्सेलरेशन आ जाए, वहाँ पे जो फ्रेम है उसको हम कहते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है? तो थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं, मैं फिर एक छोटी सी बात आपको और बताऊंगी। अर्थ इज रोटेटिंग एंड रिवॉल्विंग एंड हेंस स्ट्रिक्टली स्पीकिंग द अर्थ इज नॉट एन इनर्शियल फ्रेम, but it can often be treated as an inertial frame without serious error because of very small acceleration। तो अर्थ भी जो है उसमें थोड़ा बहुत एक्सेलरेशन होता है, जिसकी वजह से ये एक्चुअली नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। लेकिन बाज़ औक़ात हम जैसे जहाँ थोड़े से एरर्स काबिल कबूल हों, वहाँ पे हम उसको इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेके अपनी कैलकुलेशंस कर सकते हैं, ठीक है? तो अब मैं इस सारी चीज़ों को समराइज़ करने लगी हूँ, ठीक है? समराइज़ करके फिर हम उसके बाद आगे चलेंगे। तो अब जो हमारे पास फ्रेम ऑफ रेफरेंस हैं वो 2 तरह के हैं। एक है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, एक है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हैं उनमें वेलोसिटीज़ यूनिफ़ॉर्म होती हैं और एक्सेलरेशन यूनिफ़ॉर्म होता है या ज़ीरो होता है। जो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हैं उनमें एक्सेलरेशन होता है, वेलोसिटीज़ वेरिएबल होती हैं। इसीलिए इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हम नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी कहते हैं और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हम एक्सेलरेटेड फ्रेम भी कहते हैं। ये देखिए लिखें, एन एक्सेलरेटेड फ्रेम इज अ नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है? तो जो कॉन्सेप्ट है, जो की पॉइंट है वो ये है कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, वेलोसिटीज यूनिफॉर्म होती हैं, और जो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ठीक है? अब इन्हीं फ्रेम ऑफ रेफरेंस के कॉन्सेप्ट को यूज करके आगे हमने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पढ़नी है। अच्छा, यहाँ पे लिखा हुआ है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, एक होती है जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। ये थोड़ा सा मैं आपको इनमें डिफरेंस बताऊंगी कि क्या डिफरेंस होता है, तो इसको डिस्कस करते हैं हम। जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है वो 2 तरह की होती हैं। एक होती है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और एक होती है जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी।
स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में हम क्या करते हैं कि हम मोशन जो हैं उनको हम यूनिफॉर्म ही लेते हैं, यानी कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेते हैं जिसमें एक्सेलरेशन नहीं होता या कांस्टेंट होता है, ठीक है। और जो चीज़ हम लेके चलते हैं वो है स्पीड ऑफ लाइट, यानी कि जब ऑब्जेक्ट बहुत ज़्यादा स्पीड से मूव कर रही हो, इतनी स्पीड हो कि वो स्पीड ऑफ लाइट को अप्रोच कर रही हो, तो उस वक्त ये वाली थ्योरी अप्लाई होती है, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ठीक है। अब जो जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है उसमें हम स्पीड ऑफ लाइट को तो लेते ही हैं, साथ हम जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेते हैं वो एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है, ठीक है। यानी कि उसमें हम एक्सेलरेशन वाली मोशंस डिस्कस करते हैं, स्पीड ऑफ लाइट भी होती है और एक्सेलरेशन भी होता है। जबकि स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में नॉन एक्सेलरेटेड मोशंस होती हैं या यूनिफॉर्म वेलोसिटी वाली मोशंस होती हैं, और वहाँ हम ऑब्जेक्ट्स जो स्पीड ऑफ लाइट को अप्रोच कर रहे हैं उनको डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो हम जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी नहीं पढ़ेंगे, आपके इस कोर्स में स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ही है, ठीक है। इस थ्योरी के दो मेन पोस्टुलेट्स हैं। सबसे पहला है द लॉ ऑफ फिजिक्स आर द सेम इन ऑल इनर्शियल फ्रेम्स। तो देखिए इनर्शियल फ्रेम्स का वर्ड आ गया। तो ये क्या कहती है कि जो लॉज ऑफ फिजिक्स हैं जैसे न्यूटन्स लॉ हैं और दूसरे लॉज हैं, ये आप कोई सा भी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस ले लें, ठीक है, उनमें ये लॉज सेम रहेंगे, राइट। दूसरा इसका पोस्टुलेट है द स्पीड ऑफ लाइट द स्पीड ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस हैज द सेम वैल्यू। यानी कि हम कहते हैं ना कि स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट है, तो ये बेसिकली कांस्टेंसी ऑफ स्पीड ऑफ लाइट ही लिखी हुई है कि फ्री स्पेस में स्पीड ऑफ लाइट की सेम वैल्यू होती है। तो फर्स्ट हो गया कि लॉज ऑफ फिजिक्स सेम रहेंगे सारे इनर्शियल फ्रेम्स में, और दूसरा हो गया कि स्पीड ऑफ लाइट जो है वो कांस्टेंट रहेगी, ओके। हैज द सेम वैल्यू फॉर ऑल ऑब्जर्वर रिगार्डलेस ऑफ देयर स्टेट ऑफ मोशन। तो जिस मर्जी स्टेट में हो, रेस्ट में हो, यूनिफॉर्म मोशन में हो, जो मर्जी करें, तो स्पीड ऑफ लाइट जो है वो कांस्टेंट रहती है, ठीक है। तो ये दो पोस्टुलेट्स हैं हमारे पास स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के। The first postulate is the generalization of the fact that all physical laws are the same in frames of reference moving with uniform velocity with respect to one another. ये हमने देख लिया, एक्सप्लेन कर लिया कि जो फर्स्ट पोस्टुलेट है उसके अकॉर्डिंग जितने भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस हैं जो कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, इनर्शियल फ्रेम लिखा हुआ था ना, तो इसका मतलब यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, उनमें जितने भी फिजिक्स के लॉज हैं वो सेम रहते हैं। If the laws of physics were different for different observer in relative motion, the observer could determine from this difference that which of them were stationary in a space and which were moving. अब हमने ये भी पढ़ा था कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज होने से ऑब्जर्वेशंस भी चेंज हो रही हैं, ठीक है। तो लॉज ऑफ फिजिक्स सेम रहेंगे, ठीक है, मेजरमेंट्स चेंज होंगी, ऑब्जर्वेशंस चेंज होंगी, और वो जो चेंज है उनका या उनका जो डिफरेंस आएगा वो हमें बता देगा कि कौन सा ऑब्जेक्ट कौन से ऑब्जेक्ट स्टेशनरी हैं और कौन से जो हैं वो मूव कर रहे हैं, ठीक है। लॉज ऑफ फिजिक्स सेम रहेंगे, मेजरमेंट्स चेंज होंगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज होने से, बट सच अ डिस्टिंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट। सो this postulate implies that there is no way to detect absolute uniform motion. तो अब ज़ाहिर है चूँकि मेजरमेंट्स चेंज हो रही हैं, तो एब्सोल्यूट यूनिफॉर्म मोशन यानी कि कंफर्म हो जाए कि मोशन में कौन है और रेस्ट में कौन है। क्योंकि जैसे कि एग्जांपल ली ना कि एक बंदा कार में बैठा हुआ है, तो अगर हम कार के अंदर बैठ के ऑब्जर्व करें तो वो बंदा स्टेशनरी है, और बाहर आके ऑब्जर्व करें तो वो बंदा मूव कर रहा है। तो हम ये कंफर्म नहीं बता सकते कि एब्सोल्यूट यूनिफॉर्म मोशन हो रही है या नहीं हो रही है, ठीक है। एक ही चीज़ जो है वो आपको रेस्ट पर भी नज़र आ सकती है, आपको मोशन में भी नज़र आ सकती है, और ये डिपेंड करता है कि आप किस पॉइंट से उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है। ऑब्जर्वेशन पॉइंट जो है उसका बहुत फ़र्क पड़ता है। द सेकेंड postulate states an experimental fact that speed of light in free space is the universal constant, which is 3 into 10 raised to the power 8 meter per second. These simple postulates have far reaching consequences. अब ये जो दो postulates हमने पढ़े हैं, इसके बहुत important results निकलते हैं, consequences निकलते हैं। वो अब हम पढ़ते हैं बारी बारी, ठीक है। ये एक एनिमेशन देख लें पहले आप, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की।
अब ये स्पीड ऑफ लाइट को अप्रोच कर रही है, इसकी स्पीड इस रॉकेट की। अब यहाँ पे क्लॉक का कुछ चक्कर आ रहा है। द रेड कैट विल हैव ग्रोन ओल्डर मच फास्टर। ये ना इस एनिमेशन के अंदर क्या दिखाया गया है ये मैं आपको वैसे ही बता देती हूँ, क्योंकि ये एनिमेशन जो है इसके अंदर 3 डिफरेंट रिजल्ट हैं और ये काफ़ी लंबी चलेगी। तो ये जो अभी आगे हम रिजल्ट्स पढ़ने लगे हैं ना, ये इस एनिमेशन में दिखाए गए हैं, ठीक है? यानी कि एक आपको दिखाया गया है वो फ्रेम जहाँ पे ऑर्डिनरी स्पीड है, ये अर्थ यानी कि अर्थ ऑर्डिनरी स्पीड से मूव करती है, और दूसरा एक रॉकेट दिखाया गया है जिसकी स्पीड जो है वो स्पीड ऑफ लाइट को अप्रोच कर रही है, ठीक है? तो ये 2 मोशंस कंपेयर की गई हैं और दोनों में एक-एक कैट बिठा दिया है। अर्थ के पास रेड कैट है और रॉकेट के पास जो है ये ब्लू या व्हाइट कैट है, ठीक है? तो इनको इमोशंस को कंपेयर किया गया, वो रिजल्ट्स यही हैं जो अभी हम पढ़ेंगे। All right, these include such phenomena as the slowing down of clocks, contraction of length in moving reference frames as measured by a stationary observer. Some interesting result of the special theory of relativity can be summarized as follows without going into their mathematical derivations. अच्छा, 2 रिजल्ट्स यहाँ पे आपको बताए हैं। स्लोइंग डाउन ऑफ क्लॉक्स यानी कि क्लॉक्स स्लो हो जाती हैं, ये अभी हम देखते हैं। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ लेंथ यानी कि लेंथ कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है जब भी कोई ऑब्जेक्ट स्पीड ऑफ लाइट से मूव कर रहा है, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी ऑब्जर्वर। ऑलराइट, तो द फर्स्ट रिजल्ट इज टाइम डायलेशन। डायलेट का मतलब आपको समझ आता होगा कि किसी चीज का डायलेट होना, फैल जाना। टाइम डायलेशन मीन्स कि आपका जो क्लॉक है ना वो डायलेट हो गया है। मतलब पहले जो आपका एक 1 सेकंड था ना, अब वो लंबा हो गया 1 सेकंड, ठीक है? तो पहले जैसे आपके पलक झपकते में जो घड़ी का पॉइंटर है वो एक लाइन से दूसरी लाइन तक जाता है तो वो 1 सेकंड हो जाता है, ठीक है? आप समझ लें पलक आपने झपकी है तो 1 सेकंड हो गया। तो जब आपका क्लॉक डायलेट हो गया है, वो जो पीरियड था एक लाइन से दूसरी लाइन तक का वो लंबा हो गया है, तो जाहिर है कि आपका जो पॉइंटर है उसको एक लाइन से दूसरी लाइन तक जाने में ज्यादा टाइम लगेगा। तो पहले जो 1 सेकंड था, अब वो 1 सेकंड रहेगा, वो 1 सेकंड ही, लेकिन वो लंबा हो जाएगा, वो देर में 1 सेकंड होगा। ये चीज जो है ये टाइम डायलेशन कहलाती है, ठीक है? तो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का जो एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है वो टाइम डायलेशन है। अकॉर्डिंग टू स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, टाइम जो है वो एब्सोल्यूट क्वांटिटी नहीं है। एब्सोल्यूट ना होने का मतलब है, देखिए आपके पास एक घड़ी है, मेरे पास एक घड़ी है, एक तीसरे बंदे के पास घड़ी है, सबके अंदर जो 1 सेकंड वाला ड्यूरेशन है, पीरियड है, वो एक जितना ही है, ठीक है? जितनी देर में मेरा 1 सेकंड होगा उतनी ही देर में आपका भी 1 सेकंड होगा, तीसरे बंदे का भी 1 सेकंड उतनी ही देर में होगा, ठीक है? तो अगर ऐसे है तो हम कहते हैं टाइम एब्सोल्यूट है। लेकिन अब स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहती है कि टाइम एब्सोल्यूट नहीं है, इट डिपेंड्स ऑन द मोशन ऑफ द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो ये जो टाइम है ना, बेसिकली ये डिपेंड कर रहा होता है मोशन के ऊपर, ठीक है? अब मोशन के ऊपर डिपेंड करने का क्या मतलब है कि मोशन के साथ साथ वो जो ड्यूरेशन है टाइम वाला, 1 सेकंड वाला, वो चेंज होता रहेगा। सपोज एन ऑब्जर्वर इज स्टेशनरी इन एन inertial frame. He measures the time interval between two events in this frame. ठीक है? एक स्टेशनरी ऑब्जर्वर है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, वो टाइम इंटरवल 2 इवेंट्स का फाइंड करता है। सपोज वो टाइम इंटरवल जो है उसको हमने टी नॉट कह दिया है, ठीक है? इसको हम कहते हैं प्रॉपर टाइम। स्टेशनरी था ऑब्जर्वर, ठीक है? उस वक्त जो उसने टाइम मेजर किया है 2 इवेंट्स का, वो टी नॉट है, उसको हमने प्रॉपर टाइम कहा है। If the observer is moving with respect to frame of events with the velocity v, अब हमने क्या किया, हमने कहा कि अब वो इवेंट्स जो है ना, वो जहाँ पे हो रहे थे ना उसके रिस्पेक्ट से फ्रेम ऑफ रेफरेंस के ऑब्जर्वर जो है वो मूव करने लगा किसी वेलोसिटी v के साथ, ठीक है? If the frame of events is moving with respect to observer with a uniform velocity v, the time measured by the observer would not be t naught. तो अब चूंकि मोशन आ गई है ऑब्जर्वर के फ्रेम में और इवेंट्स के फ्रेम में, एक रिलेटिव मोशन आ गई है, तो अब ये मोशन जो है वो आपके टाइम को एब्सोल्यूट नहीं रहने देगी, वो जो टाइम का स्पैन है उसको चेंज कर देगी, और वो चेंज हुआ हुआ जो टाइम है वो अब क्या होगा वो आप इस फॉर्मूले से निकालेंगे।
इसकी एक लंबी चौड़ी डेरिवेशन होती है, आपने डेरिवेशंस नहीं करनी, आपको डायरेक्ट रिजल्ट बताए गए हैं या आपने रिजल्ट एज इट इज याद करना है, ठीक है। तो t इक्वल्स टू t नॉट विच इज एब्सोल्यूट टाइम divided by square root 1 minus v square over c square, where v is the velocity of the frame of reference and c is the velocity of light, ठीक है। as a quantity this is always less than 1। अब ये less than 1 कैसे होती है, देखिए हमें पता है कि यूनिवर्सल कांस्टेंट है स्पीड ऑफ लाइट, इससे ज़्यादा स्पीड एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है। तो लिहाजा जो v होगी यानी कि जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस की स्पीड होगी वो या तो c के बराबर होगी या हमेशा उससे कम होगी। c के बराबर होना भी बहुत मुश्किल है, ठीक है। ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल वाली बात है कि किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड जो है वो स्पीड ऑफ लाइट के बराबर हो जाए, तो अमूमन कम ही होती है, ठीक है। तो चूंकि v छोटा होगा सी से, तो इसका आंसर जो है वो हमेशा 0 पॉइंट समथिंग आएगा। और 1 में से जब आप 0 पॉइंट समथिंग निकालेंगे तो स्क्वायर रूट के अंदर जो आंसर आएगा वो 0 पॉइंट समथिंग होगा और वो लेस देन 1 होगा, ठीक है। तो इसीलिए लिखा है कि ये क्वांटिटी हमेशा लेस देन 1 होती है। सो जब ये लेस देन 1 है तो 0 पॉइंट समथिंग हुई। जब आप किसी क्वांटिटी को 0 पॉइंट समथिंग से डिवाइड करते हैं तो जाहिर है उसका आंसर जो है वो हमेशा बड़ा आता है। तो लिहाजा टी का आंसर जो है वो बड़ा आएगा एज कंपेयर टू टी नॉट। तो वही लिखा है, सो टी इज ग्रेटर देन टी नॉट। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि जब मोशन हो रही थी तो उस वक्त जो टाइम आया था वो ग्रेटर है एज कंपेयर टू द टाइम इन स्टेशनरी फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस, ठीक है। तो टाइम क्या हो गया है, डायलेट हो गया है। टाइम का जो स्पैन है वो स्ट्रेच हो गया है या डायलेट हो गया है। सो द टाइम हैज dilated or stretched due to relative motion of the observer and the frame of reference of events। तो observer और events के जो frame of references हैं उनकी relative motion की वजह से time dilate हो गया है। This astonishing result applies to all timing processes, physical, chemical and biological। तो जहां भी relative motion हो रही होगी वहां पे टाइम डायलेट हो जाएगा, ठीक है। इवन एजिंग प्रोसेस ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज स्लोड बाय द मोशन एट वेरी हाई स्पीड। तो यहाँ तक कि अगर ह्यूमन बीइंग भी स्पीड ऑफ लाइट से मूव कर रहा है यानी कि अप्रोक्सीमेटली उस स्पीड से मूव कर रहा है तो उसका टाइम भी डायलेट हो जाएगा, यानी कि वो देर से एजिंग होगी, उसकी देर से बूढ़ा होगा, ठीक है। तो इस तरह का एक एक्सपेरिमेंट भी है, एक थ्योरी है जिसको हम ट्विन पैराडॉक्स कहते हैं कि दो जुड़वा भाई होते हैं, एक जो है वो स्पेस में चला जाता है और दूसरा जो है वो अर्थ पर रहता है। तो वो जो स्पेस वाला भाई है जब वो वापस आता है अर्थ पर तो वो छोटा होता है, उसकी उम्र कम होती है, और जो अर्थ पर होता है ना वो बड़ा हो गया होता है, उसकी उम्र ज्यादा हो गई होती है। तो ये जो है ना ये इसको एक्सप्लेन करने के लिए एक थ्योरी से हमने बनाई हुई है ट्विन पैराडॉक्स की, का टाइम डायलेट हो जाता है, ठीक है। तो ये जो है एक बहुत ही हैरान कुन रिजल्ट है, ये सुनने में अजीब भी लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, बट दीज आर द रियलिटीज। अच्छा अभी अगर आप कहें ना कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं स्टेशनरी हूँ और कोई बंदा जो है वो किसी कार में बैठ के मूव कर रहा है तो क्या उसका टाइम भी डायलेट होगा। तो ये जो टाइम डायलेशन है ना बेसिकली ये हाई स्पीड्स पर प्रोमिनेंट होती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर कोई 30 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से मूव कर रहा है तो जब आप ये रेशियो लेंगे ना v ओवर सी, तो ये तो आंसर्स बिल्कुल आप समझ लें ऐसे आएंगे कि टी जो है वो अप्रोक्सीमेटली टी नॉट के बराबर ही आएगा, ठीक है। तो जो लो स्पीड्स हैं जैसे हम लोग आपस में मूव कर रहे होते हैं, हमारी रिलेटिव मोशन होती है, उन पे टाइम डायलेशन प्रोमिनेंट नहीं होती बिकॉज ऑफ वेरी लो स्पीड्स। तो ये तभी प्रोमिनेंट तभी हम इसको थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अंदर पढ़ रहे हैं कि स्पीड ऑफ लाइट इन्वॉल्व है, ठीक है। तो जब ऑब्जेक्ट हाई स्पीड से मूव कर रहे होंगे ना तब ये टाइम डायलेशन का फिनोमेना या लेंथ कॉन्ट्रैक्शन का फिनोमेना जो है वो प्रोमिनेंट होगा, ठीक है। द नेक्स्ट इज लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। अब कॉन्ट्रैक्ट होने का मतलब क्या है, श्रिंक हो जाना, ठीक है। लेंथ कॉन्ट्रैक्शन का मतलब है कि लेंथ श्रिंक हो जाएगी। तो जब रिलेटिव मोशन हो रही होगी तो जब आप किसी ऑब्जेक्ट की लेंथ मेजर करेंगे तो वो श्रिंक हुई हुई मिलेगी आपको, ठीक है, छोटी मिलेगी। The distance from Earth to a star measured by an observer in a moving spaceship would seem smaller than the distance measured by an observer on Earth। तो अगर आप मूव करते हुए स्टार और अर्थ के बीच में डिस्टेंस फाइंड करेंगे तो वो आपको कम मिलेगा,
जबकि आप अर्थ पर खड़े होकर, स्टेशनरी होकर वो डिस्टेंस मेजर करेंगे तो वो आपको ज्यादा मिलेगा। तो इसका मतलब है लेंथ जो है वो छोटी हो गई मोशन के दौरान। ठीक है, that is if you are in motion relative to two points that are a fixed distance apart, the distance between the 2 points appears shorter than if you were at rest relative to them। तो यही रिजल्ट हमने अभी देखा कि जब मोशन होगी तो जो डिस्टेंस है या लेंथ है वो शॉर्टर हो जाएगा। दिस इफेक्ट इज नोन एज लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। द लेंथ कॉन्ट्रैक्शन हैपन्स ओनली अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो ये डायरेक्शन ऑफ मोशन के अलोंग ही होते हैं, यानी कि अगर आप ऑपोजिटली मेजर करें ना तो आपको लेंथ कॉन्ट्रैक्शन ही नजर आएगी। नो सच कंट्रैक्शन वुड बी ऑब्जर्व्ड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। परपेंडिकुलर आप उसको ऑब्जर्व नहीं कर सकते। The length of an object or distance between 2 points measured by an observer who is relatively at rest is called proper length। तो जिस तरह हमने proper time कहा था, इसी तरह proper length है जो कि रेस्ट पर मेजर की गई है। और अगर आपका रिलेटिव मोशन शुरू हो जाए उन 2 पॉइंट्स के बीच में, तो उस वक्त जो लेंथ है वो एल अगर है तो रिलेशन जो है वो ये बनता है। ठीक है, ये भी एक डेरिवेशन के थ्रू हमने अचीव किया है, तो डेरिवेशन हमने नहीं करनी है, आप रिजल्ट एज इट इज याद करेंगे। तो एल इक्वल्स टू एल नॉट मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट 1 - v² ओवर c²। तो ये क्वांटिटी चूंकि लेस देन 1 है, और लेस देन 1 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे किसी चीज से तो जाहिर है वो आंसर जो है वो क्या आएगा, वो छोटा ही आएगा। ठीक है, तो लिहाजा इस फॉर्मूले से आपको पता चल रहा है कि एल जो है वो छोटी है एज कम्पेयर टू एल नॉट। ठीक है, तो ये जो है ये लेंथ कंट्रैक्शन होती है, और ये दूसरा इंपॉर्टेंट रिजल्ट था थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का। थर्ड रिजल्ट जो है वो है मैस वेरिएशन। अच्छा, मैस वेरिएशन, अब जब भी कोई ऑब्जेक्ट मूव करेगा हाई स्पीड पे, स्पीड इतनी हो कि वो स्पीड ऑफ लाइट को अप्रोच कर रही हो, तो उस वक्त जो मैस होता है ना वो एक्सपैंड हो जाता है। यहाँ मैस वेरिएशन लिखा है लेकिन इसको हम एक्चुअली मैस एक्सपेंशन कहते हैं। मैस एक्सपैंड हो जाता है यानी कि आपको ज्यादा मिलता है मैस। ठीक है, अकॉर्डिंग टू स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, mass of an object is a varying quantity and depends on the speed of the object. An object whose mass when measured at rest is m नॉट। ये वो जिस तरह प्रॉपर टाइम प्रॉपर लेंथ का ना, इसी तरह ये जो है ये m नॉट है, इसको हम रेस्ट मैस भी कहते हैं। तो ये रेस्ट मैस है, आपका रेस्ट पर फाइंड किया हुआ है। will have an increased mass m when observed to be moving at speed v। ठीक है, तो mass increase हो जाता है, expand हो जाता है, इसको mass expansion कहते हैं। और इनका जो रिलेशन है वो ये है। ठीक है, तो चूंकि ये फैक्टर लेस देन 1 है और m नॉट डिवाइड हो रहा है उससे, तो m का जो आंसर है वो ग्रेटर आएगा। द इंक्रीज इन mass indicates the increase in inertia of the object। inertia the object has at high speed। mass ज्यादा होने का मतलब है inertia ज्यादा हो गया। ठीक है, as v approaches c it requires a larger and larger force to change the speed of the object। तो जाहिर है जब स्पीड ऑफ लाइट को अप्रोच करें तो इसका मतलब है मास बहुत ज़्यादा एक्सपैंड हो गया है, इनर्शिया बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो जाहिर है आपको जब उसकी स्पीड चेंज करनी होगी तो आपको बहुत ज़्यादा फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक है, सो व्हेन v इज अप्रोचिंग टू c, v ओवर c इज अप्रोचिंग टू 1। जब ये अप्रोक्सीमेटली c के बराबर होगा तो आंसर इस रेशो का 1 के अप्रोक्सीमेटली हो जाएगा ना। तो जब v c को अप्रोच कर रही होती है तो v ओवर c जो है ये 1 को अप्रोच कर रहा होता है, और जब ये भी 1 हो जाएगा, अप्रोच कर रहा होगा, तो जाहिर है ओवरऑल फैक्टर का आंसर जो है वो 0 को अप्रोच करेगा। ठीक है, एंड मैंने आपको बताया हुआ है कि जब हम किसी चीज़ को 0 से डिवाइड करते हैं तो उसका आंसर इन्फिनिट आ जाता है। ठीक है, तो मैथ जो है वो इन्फिनिट हो जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब स्पीड स्पीड ऑफ लाइट को अप्रोच कर रही होगी तो मैथ जो है वो इन्फिनिट इन्फिनिट हो जाएगा, यानी कि बहुत ही ज़्यादा हाई हो जाएगा। ठीक है, और जाहिर है कि इन्फिनिट मैस है तो उसको उसके लिए इन्फिनिट फोर्स रिक्वायर्ड होगी उसको एक्सेलरेट करने के लिए। ठीक है, और इन्फिनिट फोर्स का मतलब ही यही है कि वो अवेलेबल नहीं है। इन्फिनिट कह दिया ना, हमारी रेंज से बाहर है, तो वो अवेलेबल नहीं है। हेंस एन ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी एक्सेलरेटेड टू द स्पीड ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस। तो यही वजह है कि हम कहते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट जो है उसको अप्रोच करना इम्पॉसिबल है। आपकी स्पीड उसके क्लोज तो पहुंच सकती है लेकिन उस तक नहीं पहुंच सकती। ठीक है,
ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है, अदरवाइज मास जो है वो इन्फिनिट हो जाएगा, उसके लिए आपको इन्फिनिट फोर्स रिक्वायर्ड होगी। Even the Earth's orbital speed is only 30 kilometers per second. On the other hand, the speed of light in free space is 3 into 10 raised to the power 8 मीटर पर सेकेंड, जिसको उन्होंने ऐसे लिखा हुआ है किलोमीटर पर सेकेंड के टर्म में, ठीक है, ताकि इससे कंपेयर कर सकें। ये 30 है और ये देखें 300,000 है। दिस इज द रीजन वाई न्यूटन्स लॉज आर वैलिड इन एवरीडे सिचुएशन। तो यही वजह है कि डेली लाइफ में हमें न्यूटन्स लॉ जो है वो ओबे होते हुए नजर आते हैं, क्योंकि स्पीड्स बहुत कम है। इनर्शिया या मास जो है वो हमारे कंट्रोल में है, और फोर्सेस जो हैं वो हमारे कंट्रोल में है, वो इनफिनिट नहीं है, ठीक है। तो इसलिए न्यूटन्स लॉ जो है वो एप्लीकेबल होते हुए नजर आते हैं। However, when experimenting with atomic particles moving with velocities approaching to speed of light, अब जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं ना, जैसे इलेक्ट्रॉन्स हो गए और इस तरह के और पार्टिकल्स, तो इनकी वेलोसिटीज जो है ना ये क्लोज होती हैं स्पीड ऑफ लाइट की। तो वहां पे क्या होता है, द रिलेटिविस्टिक इफेक्ट्स आर वेरी प्रोमिनेंट एंड एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड विदाउट टेकिंग आइंस्टाइन्स इक्वेशन इनटू अकाउंट। अब जब सब एटॉमिक पार्टिकल्स की बात करते हैं जो कि स्पीड्स हाई होती हैं ना, तो वहाँ पे रिलेटिविस्टिक इफेक्ट्स बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होते हैं। अब वहाँ पे हमें जो है न्यूटन्स लॉ की जगह कुछ और रिलेशंस की ज़रूरत पड़ती है, जिनमें से है एक आइंस्टाइन्स इक्वेशन। अब वो आइंस्टाइन्स इक्वेशन क्या है, वो बेसिकली एनर्जी मास रिलेशन है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, मास एंड एनर्जी आर डिफरेंट एंटिटीज बट आर इंटरकन्वर्टेबल। यानी कि मास और एनर्जी, जाहिर है आपने अलग अलग चीजें पढ़ी हैं, मास कुछ और है, एनर्जी कुछ और है, लेकिन दे आर इंटरकन्वर्टेबल। यानी कि आप मास को एनर्जी में और एनर्जी को मास में कन्वर्ट कर सकते हैं। The total energy E and mass m of an object are related by the expression E equals to mc square. ये इक्वेशन है, ये आइंस्टाइन इक्वेशन है, ठीक है, ऑफ एनर्जी एंड मास। एनीहाउ, वेयर m डिपेंड्स ऑन द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो जब आप बहुत हाई स्पीड से मूव कर रहे हैं तो जाहिर है मास स्पीड के ऊपर डिपेंड कर रहा है, मास की वैल्यू जो है वो स्पीड के ऊपर डिपेंड कर रही होगी। तो उस वक्त जो एनर्जी है वो आपकी इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर से आएगी, और ये ऑर्डिनरी सिचुएशंस में एप्लीकेबल नहीं है, सिर्फ हाई स्पीड्स के लिए है, ठीक है। अच्छा, अगर रेस्ट की बात करें तो उस वक्त जो एनर्जी है उसको हम ई नॉट कह देते हैं, रेस्ट मास एनर्जी कहते हैं इसको, और जो रेस्ट मास है वो एम नॉट है। तो उस वक्त जो रिलेशन है वो ये बन जाएगा, ठीक है। अब जाहिर है कि ये जो m है ये ग्रेटर है m नॉट की वजह से, मास एक्सपेंशन या मास वेरिएशन की वजह से। तो ये एम सी स्क्वायर जो है ये बड़ा होगा और एम नॉट सी स्क्वायर जो है ये छोटा होगा। तो ये जो डिफरेंस है एनर्जी का, द डिफरेंस ऑफ एनर्जी एम सी स्क्वायर माइनस एम नॉट सी स्क्वायर इज ड्यू टू मोशन। तो ये मोशन की वजह से है, स्पीड की वजह से है। एज सच इट रिप्रेजेंट्स द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मास। हेंस, अब जाहिर है चूंकि मोशन की वजह से ये गैप आ रहा है ना, तो ये वाली जो एनर्जीज है ना ये काइनेटिक एनर्जी दे रही होगी। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एम माइनस एम नॉट इंटू सी स्क्वायर, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन हमने पीछे पढ़ी है उसके अकॉर्डिंग द चेंज इन मास ड्यू टू चेंज इन एनर्जी विल बी। अच्छा, अगर आप इसी इक्वेशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें ना, तो यहाँ से m किसके बराबर आ जाएगा, e ओवर सी स्क्वायर। तो अगर आपने डेल्टा m लेना है तो डेल्टा e ओवर सी स्क्वायर, तो यही इक्वेशन लिखिएगा। बिकॉज सी स्क्वायर इज वेरी लार्ज क्वांटिटी, this implies that small changes in mass require very large changes in energy। तो सी स्क्वायर चूंकि बहुत बड़ा है, ठीक है, बहुत बड़ी वैल्यू होती है, सी की 3 into 10 रेज टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड है, तो जब आप स्क्वायर लेंगे तो वो तो और बड़ा हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस वजह से क्या होता है कि मैथ्स के अंदर थोड़ा सा भी चेंज आ रहा होता है ना, अ, उसके लिए मैथ्स के अंदर थोड़ा सा भी चेंज लाने के लिए आपको एनर्जी के अंदर बहुत ज़्यादा चेंजिंग्स रिक्वायर्ड होती हैं, ठीक है। इन आवर एवरीडे वर्ल्ड एनर्जी चेंजेस आर टू स्मॉल टू प्रोवाइड मेजरेबल मैथ चेंजेस। तो यही वजह है कि हमें ऑर्डिनरी लाइफ में मैथ एक्सपेंशन नज़र नहीं आती, ठीक है, मैथ्स जितना है वो उतना ही रहता है। However, energy and mass changes in nuclear reactions are found to be exactly in accordance with the above mentioned equations, ठीक है। तो ये आपको डिफरेंट एक्सपेरिमेंट हैं जहाँ नज़र आती हैं, अदरवाइज जो डेली लाइफ है उसमें ये फिनोमेना पेयर नहीं होते,
क्योंकि स्पीड्स जो हैं वो बहुत लो होती हैं, एनर्जी चेंजेस बहुत लो होती हैं, स्मॉल होती हैं। ठीक है, लास्ट टॉपिक जो हम डिस्कस करने लगे हैं दैट इज नैव स्टार नेविगेशन सिस्टम। तो ये जो अभी तक हमने रिजल्ट्स पढ़े हैं, इनको यूज़ करके जो टेक्नोलॉजीज़ बनाई गई हैं, उनके बारे में थोड़ा सा आपको बताया जाएगा। द रिजल्ट ऑफ स्पेशल theory ऑफ relativity आर पुट टू प्रैक्टिकल यूज इवन इन एवरीडे लाइफ बाय अ मॉडर्न सिस्टम ऑफ नेविगेशन सैटेलाइट्स कॉल्ड नैवस्टार। तो नेविगेशन सैटेलाइट्स का सिस्टम है जिसको आप नैवस्टार कहते हैं। The location and speed anywhere on earth can now be determined to an accuracy of about 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो आप इतनी एक्यूरेसी के साथ किसी किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड या लोकेशन बता सकते हैं। However, if relativity effects are not taken into account, speed could not be determined any closer than about 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो अगर आप रिलेटिविस्टिक इफेक्ट्स को इंक्लूड ना करें तो फिर प्रिसीजन थोड़ी सी कम हो जाती है, वो इतनी हो जाती है 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अगर वो रिलेटिविस्टिक इफेक्ट को काउंट करें आप तो फिर ज़्यादा हो जाती है प्रिसीजन, आप ज़्यादा अच्छी तरह से लोकेशन और स्पीड बता सकते हैं। उसकी रेंज है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। Using these results, the location of an aircraft after an hour's flight can be predicted to about 50 meter as compared to about 760 meter determined by without using relativistic effects। तो देखें relativistic effect के साथ 50 मीटर है, प्रोडिक्शन 50 मीटर तक उसको कर सकते हैं, और अगर ना करें तो फिर 760 मीटर है। ठीक है, तो लिहाजा जब रिलेटिविस्टिक इफेक्ट्स आप काउंट कर रहे होते हैं तो आपके रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा अच्छे आते हैं। ठीक है, तो ये जो है ये नैव स्टार था। आज का लेक्चर यहीं तक था। थैंक यू सो मच।